करीब 21 साल की एक लड़की होती है। वो अपने घर से अचानक से लापता हो जाती है। जब घर वालों को इस बात की भनक लगती है तो उस लड़की को हर जगह ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है, लेकिन वो लड़की मिलती नहीं है। आखिरकार घर में एक तरीके से तूफान आ जाता है। घर के लोग परेशान हो जाते हैं। बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि उस लड़की को जितने जल्दी हो सके ढूंढ कर लाया जाए। एक दरोगा आखिरकार उस लड़की को तलाश कर लेता है और ढूंढ करके ले आता है। पहले तो लड़की गायब होती है तो घर में कोहराम मच जाता है, तूफान आ जाता है। लेकिन जैसे ही दरोगा उस लड़की को लेकर के आता है तो फिर दरोगा के घर में, ना केवल घर में बल्कि उसके विभाग में भी तूफान आ जाता है। और शुरुआत में उस दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। बाद में दरोगा सस्पेंड भी हो जाता है। यदि पुलिस ईमानदारी से इस केस की जांच पड़ताल करे तो शायद उस दरोगा को जेल भी जाना पड़ जाएगा। और इस घटना के बाद से पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस में किरकिरी मच चुकी है। हर कोई ये सोच करके हैरान है कि आखिरकार दरोगा ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का। एक जिला लगता है कानपुर और वहीं का थाना है रेल बाजार और इसी का ही एक इलाका लगता है फैजपुरगंज। दरअसल एक विधवा महिला, उसके 3 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं। एक बेटी जो सबसे छोटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है। 22 सितंबर 2024 को वो अचानक ही घर से लापता हो जाती है। उस महिला ने अपने बेटी को हर जगह तलाश किया, उसके बारे में पूछताछ करी, आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन वो 21 साल की लड़की जब अचानक से लापता हो जाती है तो उसके बारे में कोई खैर खबर मिल नहीं रही थी। माँ रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। भाई भी अलग अलग ढूंढते हैं, बहन भी ढूंढती है। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ उसको तलाश नहीं किया गया। लेकिन जब सफलता नहीं मिलती है तो घर वाले बेइंतहा परेशान हो जाते हैं। आखिरकार माँ संबंधित थाने यानी कि रेल बाजार पहुंच जाती है और रेल बाजार जाने के बाद अपनी बेटी की गुमशुदगी के बारे में बताती है कि मेरी बेटी घर से अचानक से लापता हो गई है। पुलिस वालों ने शुरुआत में तो इस मामले को इतने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब माँ बार बार थाने आ रही थी, बार बार पुलिस से रिक्वेस्ट कर रही थी कि इसकी बेटी को जल्द से जल्द तलाश कर दीजिए, आखिरकार वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, परेशान होगी, आप लोग ढूंढ दीजिए। तब पुलिस की आंखें खुलती हैं, नींद टूटती है पुलिस की और मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, वो भी गुमशुदगी का। और इस मामले की जो जांच दी जाती है वो फैजपुरगंज का एक वहाँ पे चौकी इंचार्ज होते हैं, उनका नाम है गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह को ये जांच दी जाती है। गजेंद्र सिंह से कहा जाता है कि इस लड़की को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ढूंढा जाए, तलाश करें, परिवार वालों को दे दिया जाए। आखिरकार परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आखिरकार गजेंद्र सिंह ने इस लड़की के पास जो मोबाइल नंबर था या जिससे ये लड़की संपर्क में होती है, उन सब के नंबरों को सर्विलांस पर लगाया जाता है और सर्विलांस पर लगाने के बाद पुलिस हर वक्त सक्रिय हो जाती है ये देखने के लिए कि आखिरकार इसकी कहीं लोकेशन मिल जाए, कहीं कोई ऐसा तार जुड़ जाए जिससे इस लड़की तक पहुंचा जा सके। आखिरकार पुलिस को एक दिन सफलता मिल जाती है और पता चलता है कि महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका है। मुंबई के उस इलाके में इस लड़की की लोकेशन मांडवी इलाके में देखी जाती है। आखिरकार पुलिस ने एक टीम बनाई और टीम की अगुवाई कर रहे थे चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह ही होते हैं वो, और गजेंद्र सिंह के साथ 1-2 और महिला कांस्टेबल भी होती हैं, पुलिस भी होती है और एक टीम तैयार की जाती है। और साथ ही जो लड़की का भाई होता है उसको भी साथ ले लिया जाता है। कार से सीधा मुंबई पहुंचते हैं और मुंबई जाने के बाद जिस लोकेशन पर वो लड़की होती है, आखिरकार उसके सर्विलांस की मदद से वो लड़की मिल जाती है। और जैसे ही लड़की मिलती है उसको हिरासत में ले लिया जाता है। उससे कहा जाता है कि तुम्हारी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज है, अब तुम्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो भी तुम्हें कोर्ट में बोलना है बोलना, उसके बाद ही तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ तुम जा सकती हो, लेकिन ऐसे तुम नहीं जा सकती।
आखिरकार पुलिस ने उसे अपने गाड़ी में बिठाया, भाई को भी गाड़ी में बिठाया और जो बाकी पुलिस वाले थे, चौकी इंचार्ज, सब के सब कार में बैठ जाते हैं और यहाँ से सफ़र शुरू होता है 1307 किलोमीटर का, यानी कि 1307 किलोमीटर का सफ़र होता है। ये मुंबई से मांडवी इलाके से कानपुर के इस रेल बाजार थाना क्षेत्र में जाना होता है इनको। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है, उस पुलिस वाले की जो नज़र थी वो इस लड़की पर कुछ टेढ़ी सी नज़र पड़ती है, यानी कि देखते ही इस लड़की को तरह तरह की उसकी आंखें कुछ बता रही थी। भाई भी शायद समझ रहा था, बहन भी समझ रही थी, बाकी लोग भी समझ रहे थे, लेकिन वो बड़ा अधिकारी था, उन सब में किसी को कुछ बोलने की हिम्मत थी नहीं। अभी गाड़ी चलकर 142 किलोमीटर ही चली थी, यानी कि नासिक पहुंचे थे मुंबई से, और जैसे ही मुंबई से नासिक पहुंचते हैं गाड़ी रोक ली जाती है। लड़की के भाई से कहा जाता है कि तुम्हें उतरना होगा और हमें एक और लड़की को बरामद करना है। लड़की हमें झांसी में मिलेगी। आप एक काम करो, यहाँ से तुम सीधा अपने घर पहुँच जाओ और फिर जाकर के हमसे मुलाकात करना, बातचीत करना। कोई दिक्कत परेशानी आए तो हमको बताना। लड़का बार बार कह रहा था कि साहब समझने की कोशिश करो, बहन है मेरी, लेकिन पुलिस वालों ने उसे डराया, धमकाया और कहा कि जैसा कह रहे हैं वैसा करो, क्योंकि हमें और भी काम है। वो लड़का कुछ कर नहीं पाता वहाँ पर, और वो एक रेल का टिकट लेता है। टिकट लेने के बाद सीधा कानपुर की तरफ वो सफ़र चलने लगता है उसका। अब लड़की, साथी दरोगा और उसके साथ और पुलिस के जो टीम के सदस्य होते हैं वो सब बैठे हुए थे इंतजाम से। तभी उस दरोगा के मन में अचानक से गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और उस लड़की के तन को अलग अलग हिस्सों में वो छूना शुरू कर देता है, उससे अश्लील बातें करने लगता है। वो लड़की विरोध करती थी तो उसको फिर बहुत बुरी तरीके से डराया जाता है, धमकाया जाता है, और उसने जो इतने दिन तक जो गायब थी उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। वो लड़की शांत हो जाती है। तभी आगे जो एक महिला सिपाही बैठी हुई थी उसने कहा कि सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आपको ये बातें करना शोभा नहीं देता। आप हम लोगों को, सब लोगों को एक जिम्मेदारी दी गई है, हम अपनी ड्यूटी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप इस लड़की के साथ इतनी गंदी, इतनी भद्दी हरकतें क्यों कर रहे हो। जैसे ही महिला सिपाही ने ये बात कही, दूसरे सिपाही के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। वो भी दरोगा से कहता है कि साहब आपको ये सब करना अच्छा नहीं लगता, आप ऐसा मत करिए। दरोगा ने उस महिला सिपाही को भी डांट दिया और जो दूसरा कांस्टेबल होता है उसको भी डांट दिया, और फिर से वो अपनी हरकतों में शुरू हो जाता है, फिर से वही हरकतें करने लगता है। सफ़र शुरू होता है, 182 किलोमीटर का साफ सुथरा सफ़र होता है, वो ख़त्म हो चुका था, लेकिन पुलिस वाला चाहता था कि ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन 1125 किलोमीटर का जो सफ़र होता है वो नासिक से लेकर के कानपुर तक उस लड़की की ज़िंदगी का सबसे दुबा और सबसे बेकार सफ़र था, क्योंकि उसको बार बार टॉर्चर किया जाता है, बार बार उसके शरीर को अलग अलग हिस्सों में छूने की कोशिश की जाती है। उस लड़की के साथ वो सब करने की कोशिश की जाती है जो एक सभ्य नागरिक कभी भी सोच नहीं सकता। ये सब यहाँ से तो हो जाता है। उसके बाद जब ये 10 अक्टूबर 2024 को कानपुर इनकी कार पहुँच जाती है, जब कार यहाँ तक पहुँचती है तो लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने जो लड़की पेश होती है तो बताती है कि जहाँ वो रहती है उसी मोहल्ले में एक लड़का रहता है, उस लड़के से उसे प्यार हो गया था, उस लड़के से वो प्यार करती थी और प्यार की वजह से ही वो अपना घर छोड़ करके चली गई थी। वो अपने मर्जी से जाती है। 21 साल की उसकी उम्र है और इन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली है। मैं उस लड़के के साथ ही रहना चाहती हूँ, अपने माँ या भाइयों के साथ मैं रहना नहीं चाहती। मजिस्ट्रेट के सामने जो इसने बयान दिया था, क्योंकि लड़की बालिग थी, कानून भी यही कहता है कि 21 साल के बाद लड़की या 18 साल के बाद वो अपना फैसला खुद ले सकती है, कहीं भी जा सकती है। जज ने जैसा उसने कहा वैसा ही उसने कर दिया। इसके बाद उस लड़की ने अपने भाई से रात तक, यानी कि लगभग
1125 किलोमीटर का जो सफ़र उसने जो तय किया था, जो उसने परेशानियां झेली थी, दरोगा ने जो उसके साथ अश्लीलता की थी, बदतमीजी की थी, उसको छूने की कोशिश करी थी, बैड टच जो किया था, वो सब के बारे में अपने भाई को बता दिया। भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पुलिस के अधिकारियों के पास जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसे झिटक देते हैं, जाने के लिए कह देते हैं। वह लड़का वहाँ शांत हो जाता है। उसके बाद फिर से कोशिश करता है, वो उच्च अधिकारियों तक बात पहुंच जाता है। मामला जब उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है तो चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो जाती है। जो जो लोग साथ गए थे उनसे पूछा जाता है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है? जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं है? लेकिन उन्होंने ईमानदारी से जो सच था उसको कबूल कर लिया और ये मामला कहीं ज़्यादा हाईलाइट ना हो जाए, इसलिए चुपचाप उस दरोगा को 15 अक्टूबर 2024 को लाइन हाजिर कर दिया गया है, ताकि मामला शांत रहे। और धीरे धीरे कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। बात इतनी चल जाती है कि सोशल मीडिया पे यह बात हाईलाइट हो जाती है। बात इतनी चल जाती है कि सोशल मीडिया पर चल जाती है और बड़े बड़े मेन स्ट्रीम चैनल जो होते हैं, अखबार होते हैं, वहाँ पर एक खबरें चलने लगती हैं कि एक दरोगा ने किस तरीके से एक लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने की कोशिश की, उसको बैड टच करने की कोशिश की, उससे भद्दी भद्दी बातें करने की कोशिश करी। इससे पहले कि मामला ज़्यादा हाईलाइट होता, 31 अक्टूबर 2024 को उस दरोगा को सस्पेंड भी कर दिया गया। और जैसे ही दरोगा सस्पेंड होता है तो उसके बाद फिर मामला और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। अभी मामला ज़्यादा हाईलाइट होने वाला था कि इस दरोगा की एक और कहानी सामने आ जाती है, पेश होती है। दरअसल इसकी जो पत्नी होती है उसका नाम प्रियांशी चौधरी नाम है। प्रियांशी चौधरी बड़े अधिकारियों के सामने पेश होती है, जाकर के कहती है कि साहब, मैं भी अपनी एक कहानी बताना चाहती हूँ। दरअसल ये दरोगा जिसका नाम गजेंद्र सिंह होता है, इसकी शादी प्रियांशी चौधरी से होती है 22 अक्टूबर 2023 को। शादी के 1 महीने बाद वह अपने पति के साथ कानपुर रहने लगती है और जो पति के जो असली रंग होते हैं वो रंग दिखने लगते हैं। किस तरीके की उसकी गंदी सोच थी, किस तरीके के वो गंदे कारनामे करता है। वो अलग अलग लड़कियों से बातचीत करता था, किसी न किसी बहाने से बातचीत करता था। जब प्रियांशी चौधरी इस पर रोकथाम करने की कोशिश करती है तो उसे या तो चाकू से दरार दिया जाता था या फिर पुलिस के उसके कनपट्टी पर पिस्तौल रख दिया जाता है कि ज़्यादा ताका-झाकी करने की ज़रूरत नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब प्रियांशी का ही नंबर अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। वो बताती है कि कई महिलाओं के साथ इस व्यक्ति के अवैध संबंध है। यही नहीं, इस व्यक्ति यानी कि दरोगा की एक महिला दरोगा के साथ भी अवैध संबंध है। अगर इन मामलों की पुख्ता तरीके से जांच पड़ताल करी जाए तो शायद इसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आएंगी कि ये कितनी गंदी और कितनी गंदी जहनियत का इंसान है, कितनी गंदी सोच रखता है ये महिलाओं के लिए। उनको ये हवस का शिकार बनाना चाहता है। जब इस तरीके की प्रियांशी चौधरी ने आरोप लगाए तो मीडिया ने इस मामले को बहुत हाईलाइट कर दिया। पहले लाइन हाजिर होता है, फिर वो सस्पेंड भी हो जाता है दरोगा। उसके बाद अब कार्रवाई यानी कि शिकायती पत्र उसके खिलाफ दे दिया गया है, एफआईआर दर्ज होती है, तो हो सकता है कि अब इसे जेल भी जाना पड़ जाए, क्योंकि इस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस में उस दरोगा की वजह से पुलिस की जो छवि होती है वो धूमिल हो चुकी है। ना केवल पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं बल्कि योगी जी के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां महिलाओं को बचाने की बात की जाती है, जहां महिलाओं पर छेड़छाड़ को लेकर के कई लोगों के टांग में गोलियां मार दी जाती हैं, कई लोगों का एनकाउंटर तक कर दिया जाता है छेड़छाड़ करने वालों के। ऐसे मामले में इस दरोगा के प्रति इतना कम रवैया, इतना ढीला रवैया क्यों अपनाया गया है? यही इस तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर लगातार तैर रहे हैं। पुलिस क्या वाकई में अपना ईमानदारी से काम करेगी या फिर नहीं करेगी, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से दरोगा की करतूतें और उसके कारनामे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उससे खाकी पर कई तरीके के सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। खासकर लड़कियों को बताना है
कि कोई भी कदम उठाने से पहले हजारों बार सोचना चाहिए। जिस तरीके से वो लड़की यहाँ से अचानक से गायब हो जाती है, ना केवल उसके ज़िंदगी में परेशानी आती है बल्कि भाइयों के ज़िंदगी में भी परेशानियाँ आ जाती हैं। काश उसने अपने परिवार वालों को समझाया होता, सहमति जताई होती, या फिर जो भी कानून का सहारा लेकर के जैसे अब ज़िंदगी जी रही है वैसे ही जीती, तो शायद उसके ज़िंदगी में इस तरीके की दिक्कतें कभी नहीं आती। और पुलिस को भी अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए था। सैल्यूट उन बाकी महिला सिपाहियों के लिए या बाकी सिपाहियों को जो उस कार में बैठे हुए थे और उन्होंने सच का साथ दिया और जो दरोगा की करतूतें थी वो सबके सामने ला करके रख दी। और वाकई में जो खाकी की लाज होती है उसको बचाने में उन्होंने पूरी भूमिका निभाई। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।